जैसा कि हमने आपको बतलाया कि भारत में जो लोक उपक्रम है ना, जैसे हमने भारत में संगठन का टॉपिक को बाँट दिया था कि भारत में क्षेत्र आधारित व्यवस्था है और क्षेत्र आधारित पर संगठन भी कई रूप में बँटे हुए हैं। तो जैसे केंद्र स्तर पर भी संगठन है, जिसको केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। प्रांत स्तर पर भी संगठन है, जिसको प्रांतीय प्रशासन कहते हैं। जिला स्तर पर भी संगठन है, जिसको समाहरणालय या कलेक्ट्रेट कहते हैं। फिर पंचायती राज भी है, फिर अर्बन बॉडी भी है। पढ़े थे कि नहीं सब? ठीक है? ये हो गया राज्य प्रशासन। राज्य शासन भी है और प्रशासन भी है। तो शासन में हो गए मुख्यमंत्री वगैरह और प्रशासन में होगा चीफ सेक्रेटरी वगैरह। केंद्रीय प्रशासन मतलब संघीय प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन बोलिए। शासन और प्रशासन, यहाँ भी शासन और प्रशासन है। तो प्रशासन में आ गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट वगैरह वगैरह। इसमें आ जाएंगे प्रशासन में मंत्रिमंडलीय सचिव वगैरह। क्लियर है? ये क्षेत्र आधारित है। लेकिन कुछ जो ये क्षेत्र आधारित संगठन बोल सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर इनको स्थापित किया गया है। लेकिन कुछ संगठन जो है कार्य आधारित है, कार्य के आधार पर है, कार्य आधारित संगठन मतलब खास काम उनको दिया गया है और उस आधार पर स्थापित किया गया है। तो कार्य आधारित संगठन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है आपका लोक उपक्रम, पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नाम सुना है आपने? अगर आप यूपीएससी में क्वेश्चन उलट कर देखिएगा तो बहुत दफा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। इसको हम लोग पब्लिक अंडरटेकिंग भी कहते हैं, जैसा आप देख भी रहे होंगे, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कह सकते हैं। फिर इसको हम लोग पब्लिक इंटरप्राइजेज भी कहते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं। और बहुत सारा इसके नाम है, लेकिन है सब थोड़ा अलग टाइप का। तो लोक उपक्रम आज का टॉपिक यही है, बड़ा टॉपिक है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए आपको अच्छा लगेगा टॉपिक में। जैसा आपको मैंने बोला, इसे बहुत क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, इस टॉपिक से मैंने कई दफा देखा। जैसे लोक उपक्रम जो है भारत में अगर देखा जाए ना, तो ये स्वतंत्रता के बाद का प्रक्रम है, स्वतंत्रता के पहले का प्रक्रम नहीं है। स्वतंत्रता के पहले लोक उपक्रम ना के बराबर, एक आध होगा तो होगा, ना के बराबर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक उपक्रम अपनाया गया। और ये जो है भारत में किससे जुड़ा हुआ है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से और समाजवादी संरचना की स्थापना से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपको पता है कि भारत ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाया और समाजवादी संरचना की स्थापना का संकल्प लिया, है कि नहीं? तभी लोक उपक्रम स्थापित हुए। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने लोक उपक्रम को कहा कि आधुनिक भारत का ये पवित्र मंदिर है, होली टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ रहे? तो एक्चुअली हुआ क्या, सब इसका बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि भारत में आपको पता होगा लंबे अवधि तक मतलब क्या रह सकते हैं, मतलब उपनिवेशिक अतीत था। हम लोग का उपनिवेशिक अतीत था कि नहीं? भारत बड़े दिनों तक उपनिवेशवाद के अधीन था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन था। और उपनिवेशवाद के दौरान क्या हुआ? ढांचा बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। ब्रिटिश में पूरा ढांचा को तहस नहस कर दिया गया। और फिर जो स्वतंत्रता मिली तो हमें मिला क्या? हमें विरासत के रूप में क्या मिला? हमें विरासत के रूप में मिला ब्रिटिश से उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र, जो ले नहीं जा सकते थे वो उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र देके गए हमें, जो आज भी है। आईएएस आईपीएस वाला जो है उन्होंने के समय का डेवलप किया हुआ है। बहुत लोग तो इसको चाहते थे, महात्मा गांधी भी चाहते थे खत्म हो जाए, जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हट हट जाए, खत्म हो जाए। निवेशिक निवेशिक, ठीक है। और से मतलब अनगिनत सामाजिक अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं छोड़ के गए, ये हमें विरासत में देके गए, है कि नहीं? अब हमको कम समय में समस्याएं
मुद्दे अब हमें कम समय में डेवलप करना था, कम समय में इन समस्याओं को निपटाना था। तो इसके लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या अपनाया? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई। समझ रहे हैं? और आर्थिक विकास का नेतृत्व खुद अपने हाथ में लेने के लिए सोचा और आर्थिक विकास का हाथ नेतृत्व लेने के लिए हमें लोक उपक्रम की स्थापना की। क्लियर है? समय तो लोक उपक्रम जो है वर्चुअली जैसे आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे कि हम लोग भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 2 वर्ग में बाँट देते हैं। बाँटते हैं कि नहीं? एक अर्थव्यवस्था हो गया जिसको हम लोग कहते हैं, इधर हो गया मतलब कह सकते हो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कम्युनिस्ट कह सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट कहते हैं, है कि नहीं? साम्यवादी, साम्यवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। लोग इसको समाजवादी भी बोल देते हैं कई दफा। और इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट। जैसे नाम से ये है, राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्या होता है? राज नियंत्रित होता है। ये क्या होता है? बाजार नियंत्रित होता है कि नहीं? इसमें ये उत्पादन हुआ, वितरण हुआ, उपभोग हुआ, सब कौन तय करता है? उत्पादन, वितरण, उपभोग। उत्पाद वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग मतलब कंजम्पशन। ये राज्य द्वारा निर्धारित होता है। इसमें उत्पादन वितरण किसके द्वारा निर्धारित होता है? बाजार द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा, राज्य द्वारा, बाजार द्वारा। बाजार का जितना डिमांड होगा उसके द्वारा निर्धारित होगा, है कि नहीं? क्लियर है? इसका उदाहरण अगर आप मेरे से कोई बोले तो कौन हो सकता है? इसका उदाहरण होगा चीन। इसका उदाहरण कौन हो गया? अमेरिका। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इन दोनों के जो भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, तो भारत के पास ऑप्शन था कि वो इधर जाए, इधर जाए, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी अपना सकता था, साम्यवादी से इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है बतला सकते हैं? पूंजीवादी है या साम्यवादी है? सर पूंजीवादी ही होगा। इंग्लैंड में मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स तो नहीं होगा। पूंजीवादी, यूरोप का तो मैक्सिमम कंट्री पूंजीवादी है। समझ रहे हैं? वहाँ नोबेल वगैरह था। समझ रहे हैं? तो वर्चुअल क्या है? मिक्स मिक्स मैंने तो सुना नहीं है कि इंग्लैंड में मिक्स अर्थव्यवस्था है। आप कहाँ पढ़ लिए? मैं सुना नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब स्पेसिफिक हो सकता है इंग्लैंड, कहीं देखा नहीं है मैंने। समझ रहे हैं? अब हुआ क्या, ये वर्चुअल, अमेरिका को तो जानते हैं पूंजीवादी है, मानते हैं इस बात को? यस सर। यस सर। और चीन को जानते हैं सर आप बट साम्यवादी है। इंग्लैंड में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे तो सर बताए थे, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज यूरोप का मतलब कैपिटलिस्ट ही है, बट फ्रांस, इंग्लैंड ये सब मिक्स्ड है। हाँ, फ्रांस, फ्रांस बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। फ्रांस एक्चुअली हुआ क्या, देखिए अब आपके पास 2 बॉल है। एक बॉल जो है ना, ये बॉल जो है, ये इसका जो थ्रस्ट है ये समता है। इसका थ्रस्ट क्या है आपका? इसका थ्रस्ट है समता, समानता। और इसका थ्रस्ट है स्वतंत्रता। अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए? समता चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए? सर दोनों ही आपको समता चाहिए। चाहिए तो चाइना चाहिए, और आपको स्वतंत्रता चाहिए तो अमेरिका चाहिए। समझ रहे? तो भारत, भारत के पास देखिए, एक्चुअली मैं आपको बतलाता हूँ। 1991, मैं आपको एक दिन बता रहा था, 90-20 क्या बोलते थे आर्थिक, 29 ये बतलाया था ना आपको, 1929 या 1992 मान लेते, मतलब दोनों 20वीं सदी का ही, 1929। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल जाना जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व आर्थिक मंदी आया था 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी आया था।
क्लियर है? और 1992 में वैश्विक आर्थिक सुधार हुआ, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हुआ, जो राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी बढ़ा था इसमें 1929 में, और 1992 में हुआ राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में अपने भूमिका को समेटने का प्रयास हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्चुअली देखिए, इस तरह देखिए, 1929 के पहले मोटा मोटी समझ लीजिए, लेसेस फेयर, आपको याद बताया था, कभी मैंने बताया था लेसेस फेयर का Yes, मतलब क्या sir. होता है? So where लेसेस फेयर government don't interfere in the market. राज्य बाजार के आर्थिक क्रियाकलापों में हेल्प नहीं लेकर, कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, वो बाजार को पूरा Yes. छोड़ रखे। ठीक है, तो पूरे बाजार के हिस्से था, उत्पादन, वितरण वगैरह। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, समझ रहे हैं ना, तो पूंजीवादी देशों से क्या हुआ कि उनका जो पैसा था, जो अर्थव्यवस्था का पैसा, युद्ध में चला गया, युद्ध लड़ने में चला गया। तो वहां पर क्या हुआ, जब पैसा चला गया तो लोगों का इनकम घट गया या बढ़ गया? सर घट गया। घट गया। तो घट गया तो क्या डिमांड घटा या बढ़ा? बढ़ गया डिमांड। डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। घट जाएगा नो सर। सर घट जाएगा। मार्केट में मतलब वो डिमांड घट, सामान ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो सप्लाई जाएगा, बढ़, डिमांड घट जाएगा। यस यस, इसी को मंदी कहते हैं। किसी किसी बाजार में आप जाते हैं, कभी बाजार में जाते हैं तो दुकानदार बोलता है बड़ी मंदी चल रहा है, इसका मतलब यस क्या है सर, कि डिमांड बढ़ गया या घट गया? डिमांड घट गया है। पर्व त्योहार के समय बाजार में मंदी रहता है कि तेजी रहता है? तेजी रहता है। हाँ, डिमांड उसमें बढ़ जाता है, ऐसा तो यस मंदी रहता सर। है ना? तो सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो आर्थिक मंदी का स्थिति हो गया। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था, समझ रहे, लोगों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, ठीक है ना, मांग नहीं था। तो उसी समय जब इधर यूरोपीय देश जो था आर्थिक मंदी झेल रहा था, उसी समय जो साम्यवादी देश थे, राजनीतिक व्यवस्था वाले, चाइना वगैरह, बड़े तेजी से आगे बढ़े थे, समझ रहे हैं? तो भारत भी उसी समय सोचा कि हमें भी मतलब वही व्यवस्था अपनाना है जो चाइना वगैरह, उस तरह का जो समाजवादी व्यवस्था को। तो इसी में मैं आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था, किन्स का नाम लिया था, जेएम किन्स का। जेएम किन्स जो है व्यवहारवादी अर्थशास्त्री है। इन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग का कंसेप्ट दिया था, घाटे का वित्त का। तो घाटे का वित्त का उन्होंने कंसेप्ट दिया और बोला कि सरकार को चाहिए कि उधार ले, पैसा, नोट, करेंसी छाप के या कहीं से भी पैसा लेकर आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ाने की कोशिश करे, समझ रहे हैं? सरकार लोगों को रोजगार दे, सरकार लोगों का डिमांड बढ़ाए, ताकि जो सप्लाई अर्थव्यवस्था बढ़ा उसको खींच सके। तो उन्होंने बोला था अगर सरकार के पास कोई काम ना हो लोगों को देने के लिए, तो लोगों को बोले सवेरे कुआं खोदे और शाम में भर दे, कोई वो काम ऐसा दे ताकि वो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, और शाम में उनको पैसा मिलेगा, उससे उनका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई को खींच लेगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब जैसे आप देखते होंगे, ये मनरेगा, मनरेगा के आगमन से ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते मंदी खत्म हो गया। नहीं तो पहले क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मंदी टाइप का रहता था, लोगों के पास सामान है, चावल, दाल, आटा, सब्जी सब है, लेकिन पैसा नहीं रहता है। और जैसे अब मनरेगा में लोगों को पैसा मिलता है, तो मंदी, अब गाँव में जाए तो आपको लेबर ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? लेबर नहीं है, सब भाग गया शहर में, या फिर सरकारी काम करता है, मनरेगा में काम करता है कि नहीं? तो वही व्यवस्था की वर्चुअली क्या है कि सप्लाई बढ़ गया था, डिमांड घट गया था, और उसी को बढ़ाने के लिए जेएम किन्स पश्चिमी देशों में घाटे का वित्त का कंसेप्ट दिया, और उसके वजह से मतलब राज्य अब आर्थिक विकास में खुद हाथ अपने बढ़ाई, नेतृत्व संभाली, राज्य आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में आगे में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। क्लियर है? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत भी उसी चीज को देखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो आप बोल रही हो ना, जितना यूरोप के मैक्सिमम देश उस समय इधर से छोड़ के थोड़ा इधर आ गए, मेरी बात समझ रहे? यूरोपीय मैक्सिमम देश थोड़ा इधर आ गए। भारत तो शुरू से ही इधर ही थोड़ा, शुरू में ज्यादा झुका हुआ इधर ही था। किधर झुका तो बताया जाए?
मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी झुका हुआ किधर था, इधर की इधर, साम्यवादी की तरफ। हाँ। आप देखते हैं 1992 के पहले भारत रूस की तरफ ज्यादा झुका हुआ था कि अमेरिका की तरफ झुका हुआ था? सर रशिया के रूस की तरफ। तरफ। रसा की तरफ झुका हुआ था। और 1992 के बाद अमेरिका की तरफ भारत का थोड़ा झुकाव बढ़ा, हुआ कि नहीं हुआ? 1992 के बाद इधर भागा। तो ये जो मिश्रित है उसमें वो पब्लिक सेक्टर भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी रहता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, समझ रहे हैं? तो ये इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत, इसका मतलब इसमें समता भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा। मेरे बात से आप देखते होंगे, जैसे अगर दो पार्टी हम लोग ले ले, एक कांग्रेस ले ले और एक बीजेपी ले ले, तो बीजेपी का झुकाव किधर है और कांग्रेस का झुकाव किधर है? सर कांग्रेस कैपिटलिस्ट, मतलब नहीं, उस तरफ उल्टा झुकाव है। उल्टा बोल रहे साम्यवादी हो, उल्टे ही बोल रहे सॉरी सर, बीजेपी कैपिटलिस्ट की तरफ झुका हुआ है और कांग्रेस हो। कम्युनिस्ट। हाँ, ये बात, यही बात बिल्कुल सही। कांग्रेस का झुकाव जो है थोड़ा साम्यवादी की तरफ है और बीजेपी का झुकाव जो है बाजार की तरफ है। इसलिए जब आप देखते हो कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो प्राइस कंट्रोल रहता है उसका, महंगाई नहीं रहता ज्यादातर, लेकिन मतलब सरकारी व्यवस्था पर बड़ी जबरदस्त कुठाराघात होता है। और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो बाजार और महंगाई तो रहता है, थोड़ा बहुत महंगाई रहेगा, समझ रहे हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था दुरुस्त रहता है, समझ रहे हैं? तो ये दोनों, क्योंकि ये स्वतंत्रता पर वर्कआउट करता है, प्राइवेट सेक्टर को फोकस करता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस करता है, इसलिए थोड़ा सा दोनों में अंतर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आपने, मैं भी तुरंत आपको मैंने बताया कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाए और समाजवादी संरचना का संकल्प लिया, और उसके बाद जो है लोक उपक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया, ठीक है ना? तो चूंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भारत में गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी बहुत ज्यादा था, आय और क्षेत्रीय विषमता, अनेकों समस्याएं अंग्रेज छोड़ के गए थे, आधारभूत संरचना के नाम पर कुछ नहीं था, समझ रहे हैं? उसके बाद न सड़क, न बिजली, न पानी, न व्यवस्था, समझ रहे? और दूसरी बात जो था कि ये जो था आपका समस्याएं ज्वलंत थी, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने की आवश्यकता थी। तो लोक उपक्रमों के माध्यम से सरकार जो है ना आर्थिक विकास का बीड़ा उठाई और एकाधिक उद्देश्य को प्राप्त करने का। तो लोक उपक्रमों की उत्पत्ति का एक कारण नहीं, बहुत सारा कारण। सरकार लोक उपक्रम को कई उद्देश्य के कारण, मतलब उसका अपनाने के पीछे कई उद्देश्य था, जैसे सामाजिक उद्देश्य हुआ, आर्थिक उद्देश्य हो गया, राजनीतिक उद्देश्य हो गया, राष्ट्रीय उद्देश्य हो गया। अगर एक एक उद्देश्य हम लोग केवल यहाँ बतला दे आपको, जैसे हम बोले राष्ट्रीय उद्देश्य में रख लीजिए आत्मनिर्भर बनाना, देश को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, एक्सपोर्ट कम बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, ये हो सकता है आत्मनिर्भर बनाना। राजनीतिक उद्देश्य में आप रख लो कि जो हमने समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो ले रखा है, संकल्पना कर रखा, उसकी स्थापना करना, लोक कल्याणकारी। आर्थिक उद्देश्य का मतलब क्या होगा, आप समझ लो पूंजी निर्माण करना, पूंजी समझ रहे हैं, निवेश करना, उद्योग बढ़ाना वगैरह वगैरह, रोजगार देना वगैरह, निर्धनता दूर करना। और इसका मतलब क्या होगा, मतलब जीवन स्तर ऊंचा उठाना, समझ रहे हैं, समाज को समृद्ध करना, समझ रहे हैं, समाज में मतलब कह सकते हो समानता लाना वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में लोक उपक्रम को अपनाने का एक कारण नहीं था और उद्देश्य एक नहीं था, कई उद्देश्य था। सामाजिक उद्देश्य भी थे, आर्थिक उद्देश्य भी थे, राजनीतिक उद्देश्य भी थे और राष्ट्रीय उद्देश्य भी थे। आपको याद होगा 1956 में भारत का औद्योगिक नीति पहला कब बना, 1948 में, दूसरा बने 1956 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, याद है आपको, उद्योग पे। तृतीय पंचवर्षीय किस पर आधारित था, उद्योग पे। यानी मैक्सिमम लोक उपक्रमों की स्थापना जो भारत में हुई इसी दौरान हुई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना जो बहुत व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रख के किया गया। यही कारण है कि पंडित नेहरू ने लोक उपक्रमों को क्या कहा, ये आधुनिक भारत का पवित्र मंदिर है कि नहीं?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में अभी लोगों को, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भारत में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो कुल 5 लोक उपक्रम थे देश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, और करीब 51 करोड़ रुपया उसमें इन्वॉल्व था। और आज जरा देखिए तो भारत में केंद्र स्तर पर लोक उपक्रमों की संख्या कितना है। आज भारत में देखा जाए तो केंद्र स्तर पर लोक उपक्रमों की संख्या जो है आपका 339 है, जिसमें बीमा कंपनी को हमने छोड़ रखा है। और इसमें भी 12 लोक उपक्रमों का अभी और भी मतलब हुआ है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो है, समझ रहे हैं? मतलब इसको जोड़कर हुआ था, 82 को जोड़कर इतना था। 257 लोक उपक्रम अभी काम कर रहे हैं और 82 अभी काम करना शुरू करने वाले। और इसमें टोटल कितना पैसा आज लोक उपक्रम में भारत सरकार का लगा हुआ है? 13.73 लाख करोड़ रुपया से इन्वेस्ट हो चुका है, समझ रहे हैं? इसमें 184 लोक उपक्रम मुनाफा कमा रहे हैं, 71 लोक उपक्रम लॉस में चल रहे हैं। 2 लोक उपक्रम ना तो लॉस में है ना प्रॉफिट में है, समझ रहे हैं? और ये लोक उपक्रम कितने सेक्टर में काम कर रहे हैं? 22 सेक्टर में। 22 सेक्टर में कोई ऊर्जा में काम कर रहा है, कोई आवास में काम कर रहा है, कोई बैंकिंग में कर रहा है, कोई 22 सेक्टर में लोग काम कर, कोई होटल में कर रहा है, समझ रहे हैं? उनमें से 8 लोक उपक्रमों को हमने महारत्न की संज्ञा दिया है, 16 लोक उपक्रमों को नवरत्न की संज्ञा दिया है और 75 लोक उपक्रमों को मिनी रत्न की संज्ञा दे रखा है, समझ रहे हैं? आप जो है ना इसमें आंकड़ा थोड़ा और अपडेट कर लेना। 2015-16 में जो 39 लोक उपक्रम थे, इन्होंने कितना पैसा कमाया था? 2630 लाख करोड़, 2630 करोड़ रुपया कमाया। और ये जो है कितने लोगों को रोजगार दिया? करीब 12 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। और सरकार को कर के रूप में कितना? करीब 4 लाख रुपया सरकार को टैक्स के रूप में दिया। अब जरा बिहार का भी आंकड़ा देख रहे हैं, बिहार में कुल कितने लोक उपक्रम है? 73। इसमें 40 तो बंद पड़े हुए अभी। और इसमें कितना लोक उपक्रम सरकार कितना पैसा लगा हुआ है? 729 करोड़। 33 लोक उपक्रम काम कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ये क्या है जिसमें अभी कितना पैसा निवेश है? 22,492 करोड़ रुपया। 14 लोक उपक्रम जो है वह जो है आपका क्या है? लाभ कमा रहे, और 15 लोक उपक्रम लॉस में है, समझ रहे? बिहार का आंकड़ा बतला रहा है। इसमें सबसे अच्छा का परफॉर्मेंस करने वाला कौन है? बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड। इसने कुल कितना कमाया? 106.9 मतलब 107 करोड़ रुपया कमाए, समझ रहे हैं? मतलब लोक उपक्रमों में इतना 1200। ये तो खैर आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो हम लोग को जो देखना है सो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक उपक्रम को हम लोग जो है वर्चुअली जो है कितने प्रकार के में बांटते हैं। मेरी बात समझ? लोक उपक्रम को कितने वर्गों में बांट सकते हैं मतलब? मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि लोक उपक्रम को हम लोगों ने बहुत सारे नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं? लोक उपक्रम कहते हैं, फिर कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसको पीएसयू कहते हैं। फिर इसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र भी बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी कहते हैं इसको। फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिर इसको हम लोग कहते हैं लोक उपक्रम कहते हैं, लोक उद्यम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। समझ, सरकारी क्षेत्र कहलाता है, कुछ लोग इसको सरकारी क्षेत्र भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, समझ रहे? तो इस तरह से तो इसमें सबसे पुराना और सबसे प्रचलित रूप लोक उपक्रम का कौन है? तो सबसे प्रचलित रूप है विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम समझते हैं? जैसे भारतीय रेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, विभाग भारतीय रेल। फिर दूसरा, पहला हो गया भारत लोक उपक्रम, विभागीय उपक्रम। दूसरा कौन हो गया? लोक निगम, पब्लिक कारपोरेशन, जैसे ओएनजीसी। तीसरा कौन हो गया? सरकारी कंपनी, जैसे आपका होगा VSNL, नाम सुना होगा आपने, क्लियर है? उसके बाद आप यस। देखते VSNL।
फिर आप देखते होंगे कि लोक उपक्रम के और भी छोटा-मोटा बहुत सारा रूप है। 3 रूप तो ये हुआ। पहला क्या हो गया विभागीय उपक्रम, दूसरा लोक निगम और तीसरा सरकारी कंपनी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भारतीय डाक नाम सुना होगा आपने? भारतीय डाक का नाम सुना है आपने? इंडियन यस सर, इंडिया ये पोस्ट पेमेंट बैंक। किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? विभाग में है, निगम में है या कंपनी में है? सर भारतीय डाक निगम में आएगा। नहीं जी, भारतीय डाक जो है ना ये भी रेल जैसा पुराना है। डाक पहले भारतीय डाक और तार होता था, तो तार हट गया, भारतीय डाक केवल रह गया। अच्छा, बैंक जितना आप देखते हो एसबीआई है, पीएनबी है, वो किस में आएगा? विभागीय उपक्रम या लोक निगम या सरकारी कंपनी? निगम में है। मैं थोड़ा मैं आपको पढ़ाया था, अगर याद नहीं होगा आपको तो मैं रिमाइंड कर दूं। जब हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी जब संगठन के प्रकार पढ़ा रहे थे, टाइप्स पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको विभाग, निगम, कंपनी वगैरह सब बतलाया था। आपको याद, मैं थोड़ा फिर भी रिमाइंड कर दूं। विभाग के बारे में बतलाया था, ये लोक संगठन का सबसे पुराना रूप है। लोक संगठन का सबसे पुराना रूप है और आप देखोगे मौर्य काल में, मुगल काल में, इवन वैदिक काल में भी था। पता है कि नहीं पता है? सबसे पुराना रूप है। समझ रहे हैं? ये जो होता है सरकार के प्रत्यक्ष अधीन रहता है, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। डायरेक्ट कंट्रोल रहता है और उसका अंतरंग हिस्सा होता है। अंतरंग भाग मतलब समझते हैं? इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी विभाग पर मुकदमा करने का मतलब हुआ भारत सरकार पर मुकदमा करना। हमारे की नहीं समझ रहे? अंतरंग भाग है, इंटीग्रल पार्ट है। इसका जितना पैसा होगा सब सरकार के ट्रेजरी में जमा होगा और इससे जो पैसा आपको मिलेगा वो बजट के माध्यम से मिलेगा। समझ रहे? मंत्री इसके प्रधान होते हैं। मंत्री होंगे प्रधान। इसके प्रधान कौन होंगे? मंत्री होगा। है कि नहीं? फिर सचिव भी होगा। प्रशासनिक प्रधान कौन होगा? सचिव होगा। तो शुरू में जब भारत लोक उपक्रम के क्षेत्र में आया, समझ रहे हैं ना, तो भारत में सबसे विभाग को ही दिया गया। तो विभागीय लोक आरंभ में लोक उपक्रमों की स्थापना किस रूप में हुआ? लोक उपक्रमों की स्थापना विभाग के रूप में। क्या है कि शुरू में निगम वगैरह अटेम्प्ट नहीं लिया गया था, विभाग के रूप में हुआ, विभागीय उपक्रम के रूप में हुआ। तो सबसे पहला कौन हो गया बतलाओ? विभागीय उपक्रम का सबसे पहला, सबसे पुराना रेल हो गया। जैसे भारतीय रेल, भारतीय डाक, जितना नोट छापने वाला होता है ना, प्रिंटिंग, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, फिर आप कह लो जितना सोना चांदी खनन है ना, खनन, स्वर्ण खनन जो है, स्वर्ण खनन मतलब जो उपक्रम, परमाणु ऊर्जा, ये सब जितना भी है जो है ना उपक्रम, ये सब जितना है सब किस रूप में अपनाया गया? विभागीय उपक्रम में। मेरे बात समझ रहे? तो बहुत सेंसिटिव टाइप का जो था शुरू में, सबको उन लोगों ने मतलब जैसे नोट नोट छापने वाला, नोट नोट प्रिंटिंग मशीन, नोट छापने वाला, ये सब किस में बतलाया जाए? सर विभागीय उपक्रम में। क्लियर? शुरू के दिनों में लोक उपक्रमों की स्थापना किस रूप में किया गया? विभागीय उपक्रम के रूप में किया गया। समझ बात है? जैसे भारतीय रेल, तो भारतीय रेल का मंत्री कौन होता है? अलग से मंत्री होता है कि नहीं होता है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछूं एसबीआई का प्रधान कौन है बतलाओ? तो एसबीआई का प्रधान उसका गवर्नर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। हम नहीं बोलते हैं कि क्या नाम है मैडम का, निर्मला सीतारमन,
सीतारमन वित्त मंत्रालय का प्रधान जरूर है, लेकिन एसबीआई का प्रधान नहीं बोल सकते उनको। उसका एसबीआई का अपना आइडेंटिटी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो शुरू में चूंकि कोई दूसरा नया व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जितने लोक उपक्रम को स्थापित किया शुरू में विभाग के रूप में किया। और आज भी जहाँ बहुत सेंसिटिव इशू होता है, जहाँ गोपनीयता, सामरिक महत्व वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां हम प्रेफर करते हैं कि उसकी स्थापना किस रूप में हो? विभाग के रूप में हो। तो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, हो सकता है मेरे पास होगा भी, तो आगे देखते ठहरिए। यहाँ पर देखिए विभाग के रूप, जैसे आपको याद हो मैंने आपको भी बतलाया था। देखिए ना, आ ही गया इधर तक। विभाग क्या है मतलब सबसे भी पुराना रूप हो गया जो एक या एकाधिक काम कर सकता है कि नहीं? मुख्य कार्यपालक यानी मुख्य कार्यपालक कौन होगा? यहाँ राष्ट्रपति हो गया, उसके प्रत्येक अधीन रहता है। और राष्ट्रपति और उसके बीच कोई मध्यस्थ अभिकरण नहीं होता है। मतलब अगर आप रेल पर मुकदमा करेंगे मतलब राष्ट्रपति पर मुकदमा करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भारतीय रेल हो गया, भारतीय डाक हो गया, रक्षा उत्पादन इकाई हो गया, सरकारी प्रेस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, प्रसार भारती इसके उदाहरण है। समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए अब जरा यहाँ पर देखते हैं। अब विभाग का ये इसका जरूरत नहीं है, अभी इधर देखते हैं जो विभागीय उपक्रम की विशेषता क्या क्या होता है। तो विभागीय उपक्रम जो रेल हुआ, चाहे भारतीय डाक हुआ, इसकी स्थापना अनुच्छेद 77 के तहत माना जाएगा। ठीक है ना? जैसे अनुच्छेद 77 के तहत दूसरे विभाग बने, ये भी बना। फिर इसका क्या होता है? ये सरकार का अंतरंग भाग माना जाता है, और जो राज्य की संप्रभुता होता है वो इसको भी हासिल होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सरकार के भाग के रूप में इसका वैधानिक दर्जा होता है। इसका अपना अलग से कोई वैधानिक दर्जा नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, वित्त विभाग भारत सरकार, जहां सरकार साथ में लिखा हुआ रहे तो आप समझ लीजिए कि विभागीय होगा वो। जैसे अगर आप भारतीय रेल लिखा ना, रेल भारत सरकार देखा लिखा रहता है ना, जहां भी भारत सरकार बिहार सरकार साथ में लिखा हुआ है, इसका बोला समझ लिए कि वो क्या है? समझ रहे हैं? वो विभाग उपक्रम है। और अगर मान लिया जाए वो रहेगा, जैसे लिखा रहेगा एस बी आई, तो एस बी आई रहेगा तो उसके साथ आगे लिखा, आगे क्या लिखा रहेगा? मतलब भारत सरकार लिखा हुआ देखा कभी आपने? एस बी आई भारत सरकार। नो सर। अगर लिखेगा भी तो एस बी आई भारत सरकार तो लिखे भारत सरकार का एक उपक्रम लिखेगा, ऐसे ऐसे नहीं लिखेगा भारत सरकार। समझ रहे हैं? भारत सरकार का एक उपक्रम लिख सकता है, लेकिन भारत सरकार नहीं लिखेगा। यानी कि इसका आइडेंटिटी जो होता है ना, सरकार का भाग के रूप में होता है, अपना नहीं होता। मैं बहुत दफा, कई दफा स्टूडेंट लोग को समझाने की कोशिश करता था कि सपोज करो एक पिताजी है, उनका अपना बिजनेस है, क्लियर है? तो उनका अपना एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस में उनका तीन बेटा है मान लो। तो पहला वाला बेटा जो है पापा का बिजनेस में ही हाथ बटाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? पहला बेटा पापा के बिजनेस में हाथ बटाता है, दूसरा वाला बेटा है पापा का बिजनेस में हाथ नहीं बटाता है, उसका अपना बिजनेस है, रहता वही है लेकिन उसका अपना बिजनेस है। समझ रहे? और तीसरा वाला जो बेटा है पापा का बिजनेस से ना जो उसका ताल्लुकात है ना रहता है। तो मोटा मोटी आप यही समझ लो कि जो पहला बेटा हो गया वो विभाग वाला हो गया। जैसे पहला वाला बेटा जो पिताजी के साथ बिजनेस करता है, उसका अपना वजूद कुछ नहीं रहता है, होता है कि नहीं होता है? वो पापा के आइडेंटिटी से चलता है। दूसरा वाला जो अपना बिजनेस करता है उसका अपना आइडेंटिटी भी होता है। और तीसरा वाला सरकारी कंपनी टाइप का है, वो एकदम बिल्कुल अलग रहता है। समझ रहे हैं? पिताजी से अलग पहचान उसकी। तो विभाग को, इसमें सबसे ज्यादा स्वतंत्रता किसको मिला हुआ है? छोटा वाले को। और सबसे कम स्वतंत्रता किसको मिला है? बड़े वाले को। अब मंझला वाला क्या है? थोड़ा बीच में है, स्वतंत्रता थोड़ा है थोड़ा नहीं भी। तो वही हाल है विभाग, निगम और कंपनी का। मतलब आप मोटा मोटी अगर इसको आप चाहो तो अगर इस डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करें कि ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हो गया, मान लो इधर हो गया आपका, इधर मान लो नियंत्रण, इधर मान लो स्वायत्तता।
तो आप ऐसे ग्राफ देखोगे, यहाँ विभाग हो गया, ये निगम हो गया, ये कंपनी हो गया, ये विभाग हो गया, ये निगम हो गया, ये कंपनी हो गया। क्या ग्राफ ग्राफ बतला रहा है, बता सकते हो? कंपनी भी कौन? सरकारी कंपनी। क्या ग्राफ बतला रहा है? सबसे ज्यादा नियंत्रण कहाँ है? विभाग में है, निगम में है, कंपनी में है? विभाग में। और सबसे ज्यादा स्वायत्ता किसको है? सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी को। निगम में क्या है? दोनों है। निगम में स्वायत्ता दोनों। हाँ, दोनों है। थोड़ा सा हमारे तो वही हाल है, क्लियर है ना? तो मैं बतला रहा हूँ कि ये विभाग का जो होता है ना, अलग से पहचान नहीं होता, वह सरकार के भाग के रूप में ही जाना जाता है। वह सरकार के भाग के रूप में ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा। उसको बजट के माध्यम से धन मिलेगा। जैसे रेल बजट पहले होता था, अब तो अलग हो गया, अब एक ही में हो गया। पहले रेल बजट भी अलग होता था, और उसका पैसा सीधे कहाँ जमा होगा? संचित निधि में, भारत के कोष में जमा होगा। इसके कर्मचारी क्या कहलाएंगे? लोक सेवक कहलाएंगे। रेल के कर्मचारी लोक सेवक कहलाते हैं कि नहीं? और उन पर जो दूसरे कर्मचारी, उनको जो कार्मिक नीति लागू होगा, वो इन पर भी लागू होगा। इनका प्रबंधन कौन करेगा? मंत्री और सचिव। वैसे रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड भी होता है, लेकिन इसके ऊपर मंत्री जी हैं और सचिव जी हैं। कौन है रेल मंत्री अभी? रेल मंत्री कौन है? सर अभी तो अश्विनी वैभव है। अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। तो ये हो गए। और ये जो इसका लेखा परीक्षण कौन करेगा? सीएजी करेगा, जैसे दूसरे विभाग का करता है उसी तरह का। और जो विभागीय उपक्रम होगा, उसके कार्यों का जवाबदेही कौन लेगा? मंत्री। और किसके प्रति जवाबदेही लेगा? संसद के प्रति। तो समझ में आ गया आपको? विभाग का विशेषता, विभागीय उपक्रम का, रेल का विशेषता, यस डाक सर। डाक तार तो है ही नहीं, डाक डाक भारतीय डाक की विशेषता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो विभागीय उपक्रम रहते हैं ना, उसमें सरकार का नियंत्रण बहुत ज्यादा रहता है। इसका दूसरे विभागों के साथ, सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इसमें मिसयूज का चांसेस कम होता है। और ये जो है, मतलब इसके नियम कानून थोड़ा फिक्स्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा जाना पहचाना रूप है। लोग इस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, जानते ही ठीक ठाक होगा। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है ज्यादातर किस काम के लिए बेटर होता है? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के काम, जैसे प्रतिरक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक महत्व, ये सब, परमाणु ऊर्जा सामरिक महत्व का विषय है कि नहीं? अरे भारतीय रेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रतिरक्षा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ, वो सब काम के लिए आप आंख मूंद कर विभागीय उपक्रम की तरफ जा सकते हैं। इस सबको प्राइवेट हैंड्स में देना थोड़ा रिस्की रहता है कभी कभी, है कि नहीं? जैसे परमाणु ऊर्जा वाला काम को हम प्राइवेट हैंड्स में नहीं दे सकते। अब इसमें देखिए, ये जो है आपका, इसमें हानि क्या होता है कि इसमें स्वायत्ता नहीं रहता है, कम रहता है। इसमें पहल करने की प्रवृत्ति, लोचकता की भी प्रवृत्ति कम होती। वैसे तो अब रेल इसको सब झुठला रहा है। आज के तारीख में रेल देखिए इतना वंदे भारत में कभी सफल किए हो गणेश? वंदे भारत में घूमे कि नहीं कभी? सर अभी तक तो नहीं किए हैं। और शिवानी यार, वंदे भारत में घूमी है? नो सर। ये घूम के बड़ा मजा आएगा आपको। मतलब रेल जैसा, प्लेन जैसा मजा तो नहीं आता है, लेकिन उसी का जैसा कोशिश किया गया है। जो प्लेन में आपको आनंद मिलता है ना घूमने का, एकदम उसी तरह का एकदम। कोई चाय दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई नाश्ता ला के दे रहा है, हमेशा अटेंटिव है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलता है ना, पटना रांची भी चल रहा है, पटना रांची, पटना बनारस, बहुत जगह चलता है वो यस सर, वंदे भारत। पटना हावड़ा। हावड़ा भी है ना, पटना हावड़ा। यस सर। बहुत सही। चलिए, लेकिन भाड़ा ज्यादा है उसका थोड़ा। चलिए ठीक। 400 रुपया है। कहाँ से कहाँ तक का? पटना से हावड़ा का 700 होगा, 700 नहीं होगा, 1700 होगा। 800। 800 है?
अच्छा अच्छा, तो उसमें खाना चाय नाश्ता सब देगा। चलिए ठीक है। इसमें देखिए लेकिन ये दिक्कत क्या होता है इसमें, मतलब कठोर नियंत्रण जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, वित्तीय नियंत्रण ज्यादा होता है, बजटीय नियंत्रण ज्यादा होता है। और जो सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात विभाग में क्या होता है, लाल फीताशाही और विलम्ब। ये लाल फीताशाही और विलम्ब जो है ना, ये विभाग का खासियत है, सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो जितने जितने रेल हुआ चाहे डाकतार हुआ, ये सब बैंक के, तो कभी बैंक आप जाइए, कभी पोस्ट ऑफिस जाइए, दोनों में कुछ आपको अंतर नजर आता है? बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर नजर आता है, बतलाइए गणेश। जब बैंक जाते तो कैसा लगता है और पोस्ट ऑफिस जाते तो कैसा लगता है? कुछ अंतर, कुछ भी अंतर नजर आता है आपको? शिवानी आप बतलाइए। सब सब बैंक थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा ढीला ढाला व्यवस्था रहता है, लाल फीता यस शाही टाइप सर। का ज्यादा नजर आता है, टालने उलने के प्रवृत्ति थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन बैंक थोड़ा एफिशिएंट है, ज्यादा यस सर। वही होता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है, इसका मैनेजमेंट अलग होता है। इसमें लाल फीता शाही टाइप का होगा पोस्ट ऑफिस में, बैंक में नहीं रहता उसमें। तो ये अंदर तो साफ नजर आता है कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अच्छा, फिर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो और भी अंतर से, आप पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे, फिर ओवरनाइट हुआ चाहे ब्लू डार्ट हुआ, बहुत सारा प्राइवेट कोरियर कंपनी है, उसके ऑफिस में जाते होंगे, दोनों में कोई फर्क नजर आता है? बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। ब्लू डार्ट वाला तो एकदम खड़ा होकर आपका सर्विस दे देगा, तो तुरंत, लेकिन पैसा ज्यादा चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, तरीका उनका थोड़ा एफिशिएंट ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट वाले में थोड़ा रेट कम रहता है, लेकिन होता है कि थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा पुराना टाइप का रहता है। वैसे कोशिश तो किया जा रहा है अब पूरे क्षेत्र को आधुनिकीकरण करने का। अब पहले वाला पोस्ट ऑफिस भी नहीं, और मतलब उसमें भी बहुत सारे चेंज पिछले दिनों किया गया है कि नहीं? अब जरा देखते हैं लोक निगम के बारे में। लोक निगम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वैसे फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि लोक निगम आया कब, बतलाइए। 20वीं सदी में आया है। अब भारत विश्व का पहला लोक निगम कौन है? विश्व का पहला निगम है टेनेसी घाटी परियोजना। कहाँ का है ये? अमेरिका का है। कब बना था? 1920 के दशक में। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहला लोक उपक्रम यही, लोक निगम बोलिए इसको, टेनेसी घाटी परियोजना। इसी के तर्ज पर भारत में पहला लोक निगम बना, नाम सुने इसका? डीवीसी। डीवीसी का नाम सुने हो? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी निगम 1948 में बना। पहला भारत का लोक निगम यही, समझ रहे? और पहला विश्व का लोक निगम है टीवीसी, समझ रहे? तो ये लोक निगम बहुत, चूंकि लोक, जब हम लोक उपक्रम बोलते हैं तो सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे अग्रणी लोक निगम ही आता है, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा थ्रस्ट करते हैं। मैंने बताया लोक निगम 20वीं सदी में डेवलप हुआ। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग शब्दों में डिफाइन भी किया। से रॉबसन क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी इन द स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या? लोक निगम। मॉरिसन क्या बोलता है? मॉरिसन बोलता है कि इसमें हम क्या पाते हैं, गवर्नमेंट ऑनरशिप पाते हैं, पब्लिक ऑनरशिप है, जनता का मालिकाना अधिकार है, जनता के प्रति जवाबदेहिता है, और जो है बिजनेस के लायक मैनेजमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा मैनेजमेंट है। और तीनों मिलकर किसका उद्देश्य की प्राप्ति करे? सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति। सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन तीनों का समागम है। सरकार मालिक, जनता मालिक है, जनता के प्रति जवाबदेही भी उनकी है, और लेकिन तौर तरीका प्राइवेट वाला है, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों का गुण है। जैसे देखिए, जो रूजवेल्ट, रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ये सरकार के सत्ता से ढका रहता है, लेकिन तौर तरीका कैसा होता है? निजी होता है कि नहीं?
मतलब clothed with the power of government but possess the flexibility necessity of government enterprises. प्राइवेट का, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इसमें गुण होता है। मार्शल डेमो क्या बोलता है, ये सरकार द्वारा स्थापित होगा और नियम कानून द्वारा काम करेगा और संघ स्तर पर भी हो सकता है, प्रांत स्तर पर भी हो, स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है। लोक निगम, नगर निगम, नगर निगम होता है कि नहीं, शहर नीचे स्तर पर काम करता है। बिहार में भी बहुत सारा राज्य, बिहार राज्य वित्त निगम नाम सुना होगा। फिर केंद्र में बहुत सारा लोक निगम, ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, बहुत सारा। इस तरह से बहुत सारे लोक उपक्रम है जो केंद्र राज्य सब में काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि लोक निगम जो होता है वर्चुअली क्या होता है, दो शब्दों के योग से बना है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट हो गया और ऑन कारपोरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बीपीएससी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। कारपोरेशन, कारपोरेशन, कारपोरेशन का मतलब निगम होता है। और नी और गम, नी मतलब क्या होता है और गम का मतलब क्या होता है। गम मतलब जाना, नी मतलब नहीं जाना, मतलब जो नहीं जाने वाला है, जो हमेशा बना रहेगा, जो निरंतर चलता रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगम। निगम का अर्थ क्या हुआ, निरंतर चलने वाला, जो राजनीतिक परिवर्तनों से बगैर प्रभावित चलता रहता। अब कोई और सरकार आए, एसबीआई तो चलेगी, आरबीआई तो चलेगी, वो थोड़े खत्म होने वाला है कि नहीं। सरकार तो बदलते रहती है 5 साल 10 साल में, लेकिन लोक निगम जो है वो तो चलता ही रहता है। खासतौर पे निगमीकरण क्या हुआ, निगमीकरण वैधानिक प्रक्रिया हुआ। जिससे क्या होता है, हम किसी भी सरकारी संघ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम मतलब क्या बना देते हैं, वैधानिक जामा पहना देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जिससे वो राजनीतिक दल परिवर्तन से अलग होकर निरंतर काम करते। जैसे 1969 नाम सुना है आपने, 1980, ये 2 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 प्राइवेट बैंक्स को और उसमें प्राइवेट बैंक्स था ना, और इसमें 6 पब्लिक प्राइवेट बैंक्स को क्या किया गया था, बता सकते हैं आप। नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज किया गया था ना, यस सर। ये इसका वैधानिकरण हो गया, निगमीकरण कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था, ये प्राइवेट हैंड्स में ये बैंक थे तो बड़ी घपला करते थे, बहुत लोगों का पैसा डूब गया इसमें, बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटी था। उसको रोकने के लिए सरकार इनका निगमीकरण कर दी और इनको निगम बना देते। जितना 19 को 20 बना था, सब निगम में बन गए। सब जितने कोयला कंपनियां हैं सब पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, सब सरकार बनने के बाद राष्ट्र स्वतंत्र सबका राष्ट्रीयकरण हो गया। समझ रहे हैं, इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी हुआ, फिर आप कह सकते हैं बैंक हुआ, सबका सरकार राष्ट्रीयकरण कर दिया, सबका निगमीकरण कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब आप देखते हो निगम की हम स्थापना किस आधार पर करते हैं, तो निगम की स्थापना या तो अलग से कानून बनाएंगे, संसद में दोनों सदनों से पारित करके उसको अलग से बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेट अधिनियम द्वारा। और कुछ लोक निगम होता है जिसका सरकार एक कानून बना रखी है संसद द्वारा, लेकिन उसको स्थापित करती है कार्यकारी आदेश से। मतलब मतलब संसदीय अधिनियम के तहत विधायी आदेश द्वारा, कार्यकारी आदेश द्वारा बने, जैसे आईटीडीसी बना या और भी बहुत सारा बना, जिसको सरकार बनाई है, संसद ने नहीं बनाई है बल्कि सरकार ने बनाई कार्यकारी आदेश से। कुछ लोक उपक्रम केंद्र स्तर पर काम करते, जैसे एलआईसी हुआ, जीआईसी हुआ, ओएनजीसी हुआ वगैरह वगैरह। कुछ राज्य स्तर पर काम करते हैं, जैसे भारतीय राज्य वित्त निगम हुआ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हुआ वगैरह वगैरह। और कुछ स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, नगर निगम हुआ वगैरह वगैरह। समझ, और भी बहुत सारा लोक हो सकता है। तो लोक निगम कई प्रकार का होता है। लोक निगम का मैं पढ़ाया हूँ उस समय, फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि लोक निगम का विशेषता क्या होता है कि इसकी स्थापना विधायी अधिनियम के तहत होता है, यानी एक कार्यपालिका द्वारा स्थापित नहीं होता है, ये विधायिका द्वारा स्थापित होता है। समझ के नहीं समझ रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है, स्थापना के समय ही इसके अधिकार और कार्य तय कर दिए जाते हैं, ये आपके अधिकार होंगे, ये कार्य होंगे वगैरह वगैरह। और विधायिका की अनुमति का आप इसमें फेरबदल भी नहीं कर सकते,
विधायिका का अनुमति देगी तभी आप इसे फेरबदल कर सकते हो। इसका क्या होगा, एक अलग वैधानिक दर्जा होगा, ठीक है। इसको अपने नाम पर संपत्ति अर्जित करने, अनुबंध प्राप्त करने, कानूनी विवाद करने में, मतलब एसबीआई अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और कानूनी वाद विवाद में इन्वॉल्व हो सकती है। एसबीआई, एलआईसी ये सब कर सकती है। समझ रहे? इनका अपना फंड होता है, इनका अपना फंड, जिसमें इनको कैपिटल जो दी थी सरकार स्थापना करने के समय 100, इन्होंने भी वर्षों में लाभ कमाया 100, और जो पब्लिक से उधार मांगी, लोक ऋण वगैरह ली है, शेयर वगैरह से पैसा उठाई, शामिल होगा। और ये अपना पैसा का अपने व्यवसायिक हित के अनुसार इस्तेमाल करेगी जैसा जरूरत हुआ। इसको सरकार से पूछने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हो अडानी वाले प्रोग्राम में हमारे कि नहीं सो रहे, सरकार की अच्छा खासा किस्सा हो रहा था पिछले दिनों। क्या हुआ था बता सकते हो? पिछले दिनों अडानी वाले मामले में नहीं चल रहा था? यस सर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्कैम कर रहे थे अडानी ग्रुप्स। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सेबी उसका यस जांच सर। कर रही है ऑलरेडी, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम थर्ड पार्टी के रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको हम विश्वसनीय नहीं मानेंगे, सेबी को जांच करने दिया जाए, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो है क्या नाम है आपका, लोक उपक्रम का अपना फंड होता है, अपना कर्मचारी होता है। आरबीआई का अपना कर्मचारी है, उसका अपना कार्मिक नीति है। एसबीआई का अपना कर्मचारी, अपना कार्मिक नीति है कि नहीं? फिर इनका मैनेजमेंट कौन करता है? एक डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो सरकार नियुक्त करती है, वही उसका प्रबंधन करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सरकार द्वारा होती है। जैसे आरबीआई का गवर्नर हुआ, डिप्टी गवर्नर हुआ, जितने लोग हैं सबको उसका अपॉइंट कौन किया है? सरकार करती है कि नहीं? इनका लेखांकन लेखा परीक्षण कौन करता है? जो शुरू में तय कर दिया गया। तो आप देखोगे लोक निगम का जो देखोगे 3 तरह से होता है। एक होता है सीएजी द्वारा होता है, एक होता है प्राइवेट प्लस सीएजी द्वारा होता है, और एक होता है प्योर सीएजी द्वारा होता है, प्योर प्राइवेट द्वारा होता है। तो लोक निगम का ऑडिट जो होगा ना 3 तरह से होगा। मतलब कुछ लोक निगम है जिसकी स्थापना सीएजी डायरेक्ट करता है, जैसे डीवीसी वगैरह का। कुछ लोक निगम होगा जिसका सीएजी का द्वारा पैनल बना हुआ है, ऑडिट बोर्ड, वो करेगा और सीएजी उसमें टेस्ट ऑडिट करेगा केवल। और कुछ जो होता है ना उसका सीएजी ऑडिट करता ही नहीं, उसका ऑडिट करता है प्राइवेट, और उसको सीधे संसद के समक्ष रख दिया जाता है। चाहे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब ऑडिट जो है ना प्राइवेट ऑडिटर करता है, सीएजी नहीं करता है। यानी लोक निगम का ऑडिट का व्यवस्था अलग अलग है, स्थापना के समय जो तय हो गया उसी हिसाब से होगा। समझ में आया आपको? अब विभाग का यस ऑडिट कौन सर। करता है? विभाग का ऑडिट कौन करता है? सीएजी। लेकिन इसका ऑडिट सीएजी करेगा कोई जरूरी नहीं है। उस समय क्या तय हुआ था, जिस समय बनाया गया था उसी हिसाब से ऑडिट होगा इसका, ठीक है। अब इसका लाभ बहुत होता है क्योंकि इसको डे टू सर डे एक बार मामले में। इसके पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए ना। पहले वाला स्लाइड, अच्छा आते हैं, एक मिनट है। मैंने जो बतलाया था अभी आपको, ये बतलाया था कि जो सीएजी इसका जो नो सर, इसके ऑडिट, पहले वाला, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला उसमें क्या था? इसके पहले तो मैंने बताया था कि इसकी स्थापना कैसे होती, यस, कितने हमको प्रकार बस का उसमें एक चीज लिखना छूट गया था, वही देखना था, बस हो गया। हो गया। यस सर। ये मैं बोल रहा था वर्चुअली कि ये जो है ना, इसको डे टू डे मामले में क्या होता है, ऑटोनॉमी मिला होता है। अरे कि नहीं सुनो, ये अपना डे टू डे फैसला करने में सक्षम होता है। ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होता है, पार्टी कंसिडरेशन से भी अलग होता है। एलआईसी को कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार है वगैरह वगैरह से। इसमें आप देखोगे दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, हेल्दी कॉम्बिनेशन होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट।
दोनों का हेल्दी कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये सरकार के अनड्यू रूल रेगुलेशन से भी फ्री है। इनके अपने कर्मचारी होते हैं, इनके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर्सनल ऑटोनॉमी होता है। हमारे लोक निगम में, जो विभाग में आपको नहीं मिलेगा। विभाग में कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसके अपने कर्मचारी होते हैं, इसलिए उनका अपने मामले में स्वायत्ता होती है। इनका अपना बजट होता है, इसलिए लोचकता होती है, जैसे चाहते वैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक क्रियाकलापों पर सामाजिक नियंत्रण का बहुमूल्य तकनीक है। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब क्या हुआ? जो आप LIC चला रहे हो, बैंक चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, इंश्योरेंस चला रहे हो, सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? संसदीय नियंत्रण। इसमें चूंकि संसद का नियंत्रण रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्थिक क्रियाकलापों पर सामाजिक नियंत्रण। संसद जो नियंत्रण लगाती है, जनता के बिहाफ में लगाती है, समाज के बिहाफ में लगाती है। तो दिस इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया आपको? मतलब सामाजिक नियंत्रण आर्थिक क्रियाकलापों पर, तो आप बोल सकते हो विभाग पर भी तो हो सकता है, विभाग पर तो हो सकता है, लेकिन वहां पर विभाग का स्थापना केवल आर्थिक क्रियाकलापों के लिए नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य के लिए होता है। लेकिन लोक निगम की स्थापना तो ज्यादातर लोक व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए होता है, आर्थिक क्रियाकलाप के लिए होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर देखते हैं कि इसका हानि क्या है। भाई देव, हानि बहुत है। इसका हानि यह है कि इसमें आप डे टू डे चेंज नहीं कर सकते हो। आपको जैसे आप चाहोगे कि जैसे प्राइवेट सेक्टर जितना तेजी से अपने बदलाव ले आते हैं, अपने बदलाव ये करना क्यों? तो इसमें आपको बदलाव लाने के लिए संसद से अनुमति चाहिए, और संसद हमेशा सत्र में नहीं रहता है, इसलिए आप इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा इसमें जो है मतलब जो कहते हो ना कि बिजनेस अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के बीच में एडजस्टमेंट बैठाने में थोड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब कहना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन काम करने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होता है इन मेंटेनिंग एडजस्टमेंट बिटवीन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। फिर तीसरा मतलब पॉलिसी पॉलिटिक्स और डेली मैटर्स में, मतलब डेली मैटर्स एंड पॉलिसी मैटर्स में भेद करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये पॉलिसी मैटर्स है या डे टू डे मैटर्स है। समझ रहे? तो इसमें भी कभी कभी दिक्कत होता है। फिर इसमें जो सत्ता होता है किसके हाथ में होता है? नॉन रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो जनता द्वारा थोड़ा चुने गए हैं, वो तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, उनके हाथ में आपने पैसा दे रखा है, उनके हाथ में अधिकार दे रखा है, तो ये भी गलत है। कि राजनीतिक सत्ता जो है जनता द्वारा चुने गए हाथों में नहीं है, बल्कि गैर प्रतिनिधिपूर्ण हाथों में। और ये जो व्यवहार में मंत्री जी इस पर वही आदेश चलाते हैं जो विभाग में चलाते हैं। मंत्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री गिव्स ऑर्डर लाइक दैट इज पार्ट ऑफ इट डिपार्टमेंट एक्सटेंशन। उनको लगता है कि अपने विभाग जैसा ही उस पर भी अपना हुक्म चलाते रहते हैं। जैसे RBI सरकार का वित्त मंत्रालय का चलता है कंट्रोल जी, क्या लगता है? वित्त मंत्रालय RBI पर, SBI पर, PNB वगैरह पर कंट्रोल चलाती ही रहती है हमेशा। मीटिंग वोटिंग तो हमेशा होते ही रहता है। अल्टीमेटली तो वित्त मंत्रालय ही सब कुछ है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है? फिजिकल पॉलिसी RBI मैटर करती है, वित्त मंत्रालय। मॉनेटरी पॉलिसी RBI, होता है कि नहीं? अच्छा ये बात लाइए, Yes. भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वित्त मंत्रालय से RBI को अलग रहकर काम करना चाहिए, RBI को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं सर, इनडायरेक्टली जुड़ा रहना चाहिए। कई दफा क्वेश्चन आता है, पे लोग पूछते हैं वैसे, तो आप बोल सकते हैं कि कार्यात्मक मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए, डे टू डे मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तो ये व्यवस्था मतलब वित्त व्यवस्था, मुद्रा को वित्त का अल्टीमेट एजेंसी तो वित्त मंत्रालय है। समझ रहे कि नहीं सर? वित्त का अल्टीमेट एजेंसी RBI नहीं है, वित्त का अल्टीमेट एजेंसी भारत में वित्तीय अभिकरण वित्त मंत्रालय हुआ, और RBI उसका कस्टोडियन है, उसका देख रहे वहां रखता है पैसा। वित्त मंत्रालय अपना पैसा कहाँ रखेगी? RBI में ना रखेगी, कोई सेंट्रल बैंक है उसका।
आरबीआई सेंट्रल बैंक वहीं पैसा रखती है और उसको डे टू डे मामले में मैनेज करने के लिए मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार दिया गया। अरे कोई बोले राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो निश्चित रूप से राजकोषीय नीति ज्यादा बड़ा होता है। वो मेजर मैक्रो एस्पेक्ट को डील करता है, आय व्यय ऋण वगैरह को डील करता है। ये तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में उतना ही रहे जितना अर्थव्यवस्था की जरूरत है, ज्यादा भी नहीं हो कम भी ना हो। एक दफा क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ गया तो क्या होगा जी, सब महंगाई बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था में अगर पैसा घट गया तो क्या हो गया, मंदी छा जाएगा, पता है कि नहीं। तो यस शरीर में सर। खून ज्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम और खून घट गया तो भी प्रॉब्लम, होता है कि नहीं होता है। यस सर। अगर शरीर में खून हो जाएगा तो क्या, देखो पैचेस बनने लगे शरीर में, है कि नहीं। और हट गया तो क्या होगा, एनीमिया टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों गड़बड़ है। शरीर में जितना जरूरत है उतना ही खून होना चाहिए, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में उतना ही पैसा होना चाहिए जितना अर्थव्यवस्था को जरूरत हो। जैसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में आएगा ना, फिर उसका मिसयूज भी है कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा सरकारी कंपनी के बारे में, थोड़ा इसके बारे में भी देख लें। उसके बाद देखते हैं सरकारी कंपनी का जो स्थापना होता है ज्यादातर व्यापारिक कार्यों के लिए होता है, वाणिज्यिक कार्य के लिए होता है। हमारे की नहीं, बहुत लोकप्रिय है सरकारी कंपनी वाणिज्यिक व्यापारिक कार्यों के लिए। और ये जो है वर्चुअली इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है, कार्यकारी आदेश द्वारा सरकार बनाती है इसको। और 2013 में 2020 में इसमें परिवर्तन किया गया है, समझ रहे हैं, नियम कानून में बदलाव हुआ है। सरकारी कंपनी किसको कहते हैं, जिसमें कम से कम 51% पूंजी किसका लगा हुआ है, सरकार का लगा। वो सरकार केंद्र सरकार हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों राज्य सरकार हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन अधिक से अधिक 51% पूंजी किसका है, सरकार का लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सरकारी कंपनी में दो इसकी स्थापना कई प्रकार से हम लोग करते हैं। कुछ होता है जिसको हम लोग अलग से कानून लाके बनाएंगे, संसद में अलग से विधान लाएंगे और बनाएंगे, और कुछ होगा कंपनी अधिनियम के तहत बनाएंगे। कुछ भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत बनेगा, कुछ खास अधिनियम के तहत बनेगा, जैसा डिपेंड रहा उस हिसाब से। जैसे प्रसार भारती वगैरह को बनाया था अलग से अधिनियम लाके बनाया था, बीएसएनएल के लिए अलग से लाया उस तरह से, क्योंकि पहले बीएसएनएल जो था दूरसंचार विभाग था, फिर उसको बीएसएनएल बनाया। नाम सुना है इसको, भाई साहब नहीं लगेगा, इन्हें बोलते हैं इसको भाई, मतलब फोन बीएसएनएल के फोन के बारे में लोग यही बोलते हैं कि भाई साहब कितनों कोशिश है लाइन मतलब कॉल लगने वाला नहीं है। लेकिन वर्चुअली आजकल तो हमें पता नहीं आजकल बीएसएनएल का कैसा हाल चाल है, क्या हाल चाल है शिवानी, कोई आइडिया आपको। मेरे पास तो इधर बहुत दिन से बीएसएनएल का मोबाइल नहीं है, सिम नहीं है। कैसे चल रहा है बीएसएनएल, ठीक चल रहा है। सर सर पार्टनर से कॉलिंग ठीक चलता वगैरह ठीक है बट उसका नेटवर्क नहीं अच्छा होता है, मतलब नेट नहीं चलता उससे। अच्छा नेट में थोड़ा दिक्कत है, है, पार्टनर कॉल से ठीक है, ठीक बताओ। पटना में ठीक है। यस सर। चलिए ठीक, नहीं इधर मेरे बहुत दिन से मैं उसके पहले पहले था मेरे पास, अब नहीं है। अब देखिए प्राइवेट कंपनी का भी, जो प्राइवेट कंपनी को नहीं सरकारी कंपनी को हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक को कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का में शेयर धारक कितना होगा बताओ, 2 से 200। और पब्लिक लिमिटेड में क्या होगा, 7 से इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट जितना हो कोई दिक्कत नहीं। ये पब्लिक लिमिटेड हो गया। और जो शेयर धारकों की संख्या निश्चित है उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। जो शेयर धारकों की संख्या अनलिमिटेड है उसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड कहते हैं। क्लियर है। जैसे एसबीआई लाइफ हो गया, बहुत सारा हाउसिंग वाला जो ना एल आई सी हाउसिंग वगैरह, बहुत सारा होगा, प्राइवेट लिमिटेड होगा या पब्लिक लिमिटेड होगा। जैसा पब्लिक लिमिटेड उसमें लिखा भी रहता है पीवीटी लिखा रहेगा, प्राइवेट ब्रैकेट में लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
और जब नहीं लिखा हो तो समझो कि सरकार पब्लिक लिमिटेड है। मेरी बात समझे? जैसे एलआईसी वाला जो जिसमें अडानी वाला मामला डील कर रहा है, नहीं तभी आरोप लगा था, वो क्या होगा, पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा बतलाओ? ज्यादातर चांस है वो पब्लिक लिमिटेड होगा। तभी तो क्वेश्चन सेबी के पास गया। अगर प्राइवेट लिमिटेड रहता तो सेबी के पास जाने की जरूरत ही नहीं था। सेबी करता क्या है, रेगुलेट करता है। जो भी शेयर वगैरह आप मार्केट में डालते हो उसको रेगुलेट करता है, कोई उसको मिसयूज ना करे, मिस अप्रोप्रिएशन ना करे वगैरह वगैरह। क्लियर? तो सेबी स्टॉक मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है जितने भी कंपनियां पब्लिक फंड इशू करने के लिए जो शेयर लाती है, डिवेंचर लाती है, उन पर नजर रखना, रेगुलेट करना, देखना कोई पब्लिक फंड के साथ मिसयूज ना होने पाए। समझ रहे हैं? अब ये देखते हैं, ये भी कई स्तर पर बनाता है। केंद्र स्तर पर बनाते हैं हम लोग, राज्य स्तर पर बनाते हैं, स्थानीय स्तर पर बनाते हैं। क्लियर है? तो केंद्र स्तर पर जैसे बना हुआ कोई उदाहरण बीएसएनएल, राज्य स्तर पर बना हुआ कोई उदाहरण बिहार राज्य पूल निगम लिमिटेड, स्थानीय स्तर पर बनाए रहे दिल्ली मेट्रो, बॉम्बे मेट्रो, बहुत सारा मेट्रो है कि नहीं। और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर, दोनों का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर की कंपनी, सरकारी कंपनी, दोनों मिलकर अगर कोई बनाया है तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट पूंजी वाला। क्लियर है? जैसे मारुति हुआ करती थी, और मारुति तो पूरी तरह जापानीज कंपनी है। पता नहीं अभी कोई प्राइवेट सरकार ज्वाइंट स्टॉक में है कि नहीं, कोई होगा ही होगा, लेकिन मारुति अब सर नहीं है। वंदे भारत भी तो प्राइवेट और पब्लिक का मिक्सचर ही है। तो ट्रिपल पी है ना, उसको ट्रिपल पी बोलते हैं ना। ट्रिपल पी तो अलग चीज हो गया, ट्रिपल पी नहीं समझी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे उसमें हो गया वो पार्टनरशिप और मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों अलग अलग हो गया। नहीं समझे? जैसे आप देखो जितना जो टोल प्लाजा है सब प्राइवेटेड टाइप का लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि उसने बनाया था रोड, फिर उसको टोल प्लाजा दे दी कि आप पैसा वसूलो, अपना जितना पैसा लगा अपना निकाल लो। तो वंदे भारत जो है मतलब एक कंपनी को दे रखा है या बहुत सारे कंपनियां हैं? जैसे आप देख लो, मोटा मोटी पहले बिहार में भी आया था, लाल कलर का एक बस जो चलता था उसको बोलते मर्सिडीज बस बोलते थे। ये लाई थी बिहार ट्रांसपोर्ट वाला। अभी भी क्या आप जाके देखिएगा, हड़ताली चौक के तरफ बहुत सारे पुरानी लाल बसें खड़ी रहती है, देखा है आपने? गणेश जी आपने देखा होगा जरूर, चाणक्य होटल के आसपास है बहुत सारे पुरानी लाल बस खड़ी हुई, लाल नहीं तो बड़ा मर्सिडीज बैंक, एक मर्सिडीज बस था, एक एक बस जो था करोड़ों रुपया का था। लाया गया था बिहार में चलाने के लिए, रेट थोड़ा ज्यादा था लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छा था। तो मैं हैदराबाद की कंपनी की थी, लेकिन बिहार में उतना नहीं चल पाई। मतलब जैसे 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 आप देखो HMT घड़ी, जो बहुत पुरानी घड़ी हम लोग घर में पहले हुआ करती थी, HMT, इसमें क्या था, पूंजी भारत सरकार का था और टेक्नोलॉजी अमेरिका का था। समझ? तो HMT। फिर मारुति में देखो, मारुति में जो था कि भारत का पूंजी था और सुजुकी का टेक्नोलॉजी था। उससे शुरू में गाड़ी मारुति इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ रहे? तो कहने का मतलब इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का ये जो रहता है ना, उस तरह का व्यवस्था था। अब जैसे पूल वाला जो आप बोल रहे हो, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी थोड़ा कहने में मेरा थोड़ा दिक्कत लग रहा है। एनीवे और भी होगा, हमें लगता है कोई लिब्रोजोल या कोई कंपनी है जिसमें अभी भी शायद भारत सरकार का पूंजी है, या कुछ पूंजी भारत सरकार का और कुछ अमेरिका का लगा हुआ है। पता नहीं, इधर देखना पड़ेगा इसको। ज्वाइंट पूंजी नहीं समझ रहे आप? ज्वाइंट स्टॉक का मतलब क्या हुआ, दोनों का पूंजी लगा हुआ, सरकार का ही पूंजी लगा हुआ, प्राइवेट ही पूंजी लगा हुआ, उसको हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कहते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, और जिसमें है और दूसरी बात की पूंजी किसी का, स्वामित्व तो किसी का, या फिर एक का पैसा लगा हुआ है, एक का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो थोड़ा वही ट्रिपल पी में आजकल आ रहा है। समझ रहे हैं? फिर उसको और देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एनीवे तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या होता है। इसकी विशेषता जस्ट लाइक इसके ऐसा होगा, सरकार प्राइवेट कंपनी जैसा होगा।
है कि नहीं? और ये जो है कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया जाएगा और बनाने के समय ही ज्ञापन बनेगा, इसको मेमोरेंडम कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार हो जाएगा और उसी में इसका अधिकार, कार्य, दायित्व वगैरह तय कर दिया जाएगा और इसमें जब चाहो परिवर्तन कर सकते हो। इसमें आपको संसद से पूछने का जरूरत नहीं है, जब चाहो जैसे चाहो परिवर्तन करो। इसका अपना लीगल स्टेटस होता है और ये अपने नाम पर संपत्ति अर्जित करेगा, एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और लिटिगेशन में इन्वॉल्व होगा। इसमें पूरा पैसा सरकार का होगा या कम से कम 51% पूंजी सरकार का होगा, है कि नहीं? इसका अपना फंड होगा जिसमें इसका कैपिटल होगा, प्रॉफिट होगा और पब्लिक लोन होगा। पब्लिक से जो उधार मांगा शेयर, और ये अपने पैसा को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सरकार का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? जितना उसकी पूंजी होगी। अगर सरकार ने 100% पूंजी लगा रखी है तो 100% डायरेक्टर सरकार का, 50% पूंजी लगा रखी 51 तो 51% डायरेक्टर सरकार का। इसका अपना कर्मचारी होंगे और उनका अपना कार्मिक नीति होगा। इनका लेखांकन और लेखा परीक्षण भी उसी समय तय हो जाएगा, उसी हिसाब से होगा। सीएजी करेगा कि प्राइवेट करेगा, कौन करेगा, उसी हिसाब से होगा। ठीक है, इसका भी इसको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसको स्थापना करना भी आसान है और चलाना भी आसान है। इसमें सरकार का भी जरूरत रहता है, जरूरत पर कंट्रोल होता है। इसका निजी क्षेत्र के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ अच्छा संबंध होता है, क्योंकि उसका भी स्वरूप वही है, इसका भी स्वरूप वही है। इसमें सरकार इनको पर्याप्त वित्तीय और कार्मिक मामले में स्वायत्ता दे रखी होती है। इन्हें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी मिला होता है और ये जब चाहे जैसे चाहे डेलिब्रेट करे, डाइवर्सिफाई करे। इनको ज्यादा झंझट नहीं होता है अपने आप को एलिब्रेट करने में, फ्लेक्सिबेट करने में। जैसे देखते हैं IRCTC, IR क्या नाम है, CTC जो है रेलवे का, ये अपने एक सरकारी कंपनी है। अब जैसे चाहती है उसी हिसाब से अपने चलाती है। वंदे भारत तो तेजस, जिसको जो गुजारा अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करते रहती है। तो बेसिक अब इसका हानि भी है कुछ। अब हानि में है, यही हो गया हानि। इसका हानि क्या है भाई देवी? इसका हानि यही है कि इसका मतलब संविधान जो व्यवस्था कर रखा है उसका उल्लंघन हो रहा है। मतलब पब्लिक संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि आप इसको अधिकार दे रखा, जवाबदेही दिया ही नहीं। इसलिए इसे कहा जाता है कि कंपनी अधिनियम और भारतीय संविधान के साथ धोखा कहा जाता है। मतलब इसका आलोचना में आता है कि यह कंपनी अधिनियम जो साथ चलने वाला अधिनियम, उसके साथ भी धोखा है और भारतीय संविधान के साथ भी धोखा है। मतलब इसमें कंपनी का मतलब तो साथ होता है और साथ तो होता नहीं सरकारी कंपनी, क्योंकि सरकार का अकेला एकाधिकार होता है। इसलिए मिथ लगता है। व्यवहार में न कार्मिक मामले न वित्तीय मामले, किसी में कुछ नहीं है और डिपार्टमेंट जैसा ही काम करे। सबसे ज्यादा घोटाला जो भारत में आज तक हुआ है ना, सरकारी कंपनी में ज्यादा हुआ है। जितना अनियमितता होता जाता है इससे होता है, क्योंकि इस पर कोई देखने वाला होता नहीं। इसलिए जितना मिसयूज हुआ आज तक सब इसी में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट में आज यहीं तक इसको खत्म करूंगा कि वर्चुअली क्या है कि इसमें आप 3 गो आपने देखा, विभाग देखा, निगम देखा, कंपनी देखा। तो जहाँ नियंत्रण और जवाबदेहिता आवश्यक हो वहां आप विभाग जाओ, जहाँ जवाबदेहिता और स्वायत्तता दोनों चाहिए वहां आप निगम जाओ, और जहाँ स्वायत्तता चाहिए वहां आप कंपनी जाओ। समझ रहे कि नहीं समझ? तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आपकी जरूरत है। अगर आपको स्वायत्तता ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सरकारी कंपनी बनाइए, जैसे सड़क उड़क वाले के लिए जो बनाया जाता है उस समय। अगर आपको दोनों चाहिए तो जवाबदेहिता, जैसे बैंक हुआ, इंश्योरेंस हुआ, तो उसमें आप कॉरपोरेशन में जा सकते हैं। और फिर अगर आपको केवल जवाबदेहिता और नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सरकारी कंपनी में जाइए। तो यहीं पर आज हम समाप्त करें क्लास। मिलेंगे सोमवार को अपने टाइम पे, ठीक है? आप लोग और पढ़िए, ओके सर। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना? फिर जैसा होगा ओके लाइएगा। सर, ठीक, थैंक यू ओके, सर। वेलकम वेलकम।